बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में हम टॉपिक पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमंस। प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ गैसियस एक्सचेंज की बात की थी, फिर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट उस पर डिस्कशन की। आज हम पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमन बीइंग्स। Humans have an efficient respiratory system adapted well for the terrestrial mode of life. The system ensures a smooth exchange of gases between the environment and the human body. And the system can be divided into two main components, which are the air passageway and the lungs. देखिए, इंसान में गैसों की तबादले के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम कुदरत ने मुकर्रर किया है और वो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से इंसान टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में है और इसी सिस्टम की वजह से गैसेस का एक स्मूथ एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गैसेस हम लेते हैं और कुछ गैसेस हम एक्सहेल करते हैं एनवायरनमेंट में। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर इसमें दो पार्ट्स हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स इन विच द फर्स्ट वन इज द एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन इज द लंग्स। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक हमारे पास है एयर पैसेजवे और दूसरा हमारे पास है लंग्स। यहां पर पहले हम स्टार्ट लेते हैं एयर पैसेजवे से। एयर पैसेजवे से आप जो है पहले ये जहन में नोट कर ले, मेडिकली हम इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम को तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमारे गले से जहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है लेरिंग्स, इससे वो जो एरिया है हमारे नोज तक, दिस इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इससे लोअर जो अलवेलाई तक है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मोस्टली आप इस तरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे कि ये अपर रेस्पिरेटरी डिजार्डर है, ये लोअर रेस्पिरेटरी डिजार्डर है। ठीक है, तो एक हम वो तकसीम करते हैं। पार्ट के लिहाज से हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है वो है एयर पैसेजवे, और एयर पैसेजवे में फिर डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट डिटेल के साथ उसका स्ट्रक्चर वो थोड़ा वर्बल एक्सप्लेन करेंगे और फंक्शन भी। सबसे पहले जो अगर हम सोचे तो जब हवा एंटर होती है माउथ में या नोज में, फिर इसके बाद ये कनेक्टेड ऑर्गन से पास हो जाता है, कनेक्टेड पार्ट से पास हो जाता है, और कहाँ पर चला जाता है, फाइनली ये अलवेलाई तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ से जो अदर गैसेस होते हैं वो वापस इसी रास्ते के थ्रू रिटर्न होते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं। सो एयर पैसेजवे हमारे पास अ सीरीज ऑफ ट्यूब हैं, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड स्ट्रक्चर हैं, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड पार्ट हैं थ्रू विच द एयर ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू द लंग्स। वो ट्यूब्स, वो स्ट्रक्चर जिस पर हवा माउथ से नोज से जाती है लंग्स में, दिस इज कॉल्ड एयर पैसेजवे। ये एयर पैसेजवे है। इसमें कौन से पार्ट है? द फर्स्ट पार्ट is nostril, the second is nasal cavity, the third is the pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles। ये सीक्वेंस में इस तरह के पार्ट हैं। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ कि दिस इज अ कनेक्टेड ट्यूब्स। तो कनेक्टेड ट्यूब का मतलब ये है कि जहां पर एक पार्ट खत्म होता है, कंटिन्यूसली उसके साथ दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अगर इस तमाम कनेक्शन में एक ही पॉइंट पर भी ब्लॉकेज आ जाए तो तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टॉप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप माउथ या नोज को दोनों को कंबाइन लिए आप क्लोज कर देते हैं तो तमाम सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस रुक जाता है। अगर आपकी गला दबा के सिर्फ ट्रैकिया को क्लोज करते हैं तब भी ऐसा होगा। अगर आप सिर्फ लैरिंग्स को क्लोज करते हैं, पैरिंग्स को क्लोज करते हैं, तब भी ऐसा होगा।
ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक कनेक्टेड ट्यूब है जिससे हवा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एंड सो ऑन, फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अच्छा, अब आते हैं वन बाय वन। तो सबसे जो पहला पार्ट है यह है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो याद रखिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो वाहिद पार्ट है जो विजिबल है, द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स है वो जिस्म के अंदर है। ये एक पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है ये बाहर है। ये हमारे पास दो पोर्स होते हैं जिसके अराउंड प्लेब्स हैं। नाक की हम बात कर रहे हैं, नाक में जो सुराख होते हैं ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, और ये हेड के वेंट्रल साइड पर होता है, मीन दैट इन द फ्रंट ऑफ और फेस। ठीक है, वेंट्रल साइड पर है ये हेड के। इसका काम क्या है? हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, नाक में ये जो दो सुराख होते हैं लेफ्ट एंड राइट, इसका काम क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि हवा को एलो करना ताकि वो नेजल कैविटी में दाखिल हो जाए। सो मीन दैट के सबसे पहले हवा इसी से पास होती है नेजल कैविटी में, फिर पास हो जाती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। इसमें कौन कौन से काम होंगे? सबसे पहला, इसमें हवा का टेम्परेचर चेंज होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद ये नेजल कैविटी में या इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में इसमें हवा गर्म हो जाती है। ठीक है। दूसरी, वो मॉइस्चराइज्ड या मॉइस्टेंट हो जाती हैं। दोनों क्लियर करते हैं इसके रीजंस, और ये फिल्टर हो जाती हैं। ठीक है, तो तीन काम होते हैं नेजल कैविटी में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर नेजल कैविटी तक तीन काम होते हैं। सबसे पहला काम फिल्टरिंग ऑफ एयर, हवा का फिल्टर होना। तो किस तरह फिल्टर होता है? हमारे नोज में, नेजल कैविटी में, इसमें म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस की सिक्रीशन होती है। अब वो म्यूकस क्या करता है? वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इसका जो इसके बीनीथ जो वाल्व होता है उसको, और जितने बैक्टीरिया, जर्म, डस्ट वगैरह आते हैं उनको ट्रैप्ड करता है। फिर उनको बलगम की शक्ल में या नोज से जो सिक्रीशन होता है उसकी शक्ल में ये बॉडी से खारिज करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा, यहां पर हमने पढ़ा कि इसमें हवा गर्म हो जाती है। तो जो गर्म हवा होती है वो क्यों इस तरह हो जाती है? 30 डिग्री तक ये मोस्टली आ जाता है। ये हमारे नोज में या नेजल कैविटी में कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने कभी नोट किया है तो इनसाइड ये रेडिश कलर में होती हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत काफ़ी अच्छा ब्लड फ्लो होता है यहाँ पर। तो जब हवा वहाँ से पास हो जाती है तो ब्लड में चूंकि हीट होता है, और उस हीट की वजह से क्या हो जाता है? वो हवा गर्म हो जाती है। ठीक है। थर्ड वन, हमारे पास हवा में इसके साथ नमी शामिल हो जाता है नेजल कैविटी में, वो मॉइस्टेंट बन जाता है। इसकी वजह यह है कि जो इनसाइड म्यूकस है इससे पास होके हवा में वो नमी पैदा होती है, फिर इसकी गैस एक्सचेंज जो है वो अच्छा होता है। तो ये तीन काम जो है वो नेजल कैविटी में होते हैं। अच्छा, नेजल कैविटी के बाद हमारे पास जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है फेरिंक्स। तो सबसे पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जब वो खत्म हो जाता है, फिर नेजल कैविटी, जब नेजल कैविटी खत्म हो जाती है फिर स्टार्ट हो जाता है फेरिंक्स। और फेरिंक्स हमारे पास साइज में 4.5 इंचेस लॉन्ग है, और ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो लाइंड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसमें भी इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो क्या करते हैं? जो कंटिन्यूसली म्यूकस को सिक्रीट करता है। ठीक है। तो ये बात थी फेरिंक्स की। यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टार्ट से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल है, इसके बाद नेजल कैविटी है, स्टार्ट हो जाए। इसके बाद एपिग्लॉट्स है, तो एपिग्लॉट्स के भी हम अभी तक हमने बात नहीं की है, वो बाद में पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर पेरिंग। सो द पेरिंग इज 4.5 इंचेस लॉन्ग, अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड द पेरिंग्स इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों का हिस्सा है, क्योंकि ये उसी पॉइंट पर है जहाँ पर माउथ
भी ओपन होती है और जहाँ जहाँ पर नेजल कैविटी भी ओपन होती है। ठीक है, तो बाद में ये चीज़ें इस तरह बढ़ती हैं। अच्छा, इसके बाद जब पेरेंट्स से हवा पास हो जाती है तो वही हवा जाती है लैरिंग्स में, या लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। इट सराउंड द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। तो जहां पर ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसने सराउंड किया है। यहाँ पर आप लैरिंग्स को देख सकते हैं कि लैरिंग्स हमारे पास एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर है जहां अब क्या स्टार्ट होगा, जहां ट्रैकिया स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ट्रैकिया वो क्या करता है, ये उसको सराउंड करता है। तो मेल में ये साउंड बॉक्स जो होता है या जो लैरिंग्स होता है ये साइज में बड़ा होता है, इसी वजह से मेल का साउंड चेंज होता है फीमेल से। फीमेल में वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, वो हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और मेल में ये चूंकि विजिबल होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये हमारे पास साउंड बॉक्स है। अच्छा, जब साउंड बॉक्स के बाद द कैविटी ऑफ द लेरिंग इज आल्सो लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और इनके भी वो 3 फंक्शंस होंगे। एट द बैक ऑफ द पेरिंग्स आर 2 पैसेज, one open end to the esophagus on the dorsal side and the other open end to open through the glottis and to the trachea। देखिए, जहां पर लैरिंग्स हैं, लैरिंग्स के नीचे अब 2 ट्यूब हैं। एक ट्यूब खुराक का है जो एसोफेगस कहलाता है, एक ट्यूब हवा का है जो ट्रैकिया या वाइड फाइट कहलाता है। तो याद रखिए, ये हवा का जो ट्यूब है इसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाता है ग्लॉट्स। क्या कहलाता है? ग्लॉट्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक और भी पॉइंट जहन में नोट कर ले, जो खुराक की नाली है या जो एसोफेगस है वो हवा की नाली के पीछे हैं। तो गला दबाने से जो है वो इजीली डेथ होता है। इसकी वजह यही कि जो ट्रैकिया है, जो हवा की नाली है, वो हमारे यहाँ पर फ्रंट में है, और इसके बैक साइड पर क्या है, इसके बैक साइड पर खुराक की नाली है। ठीक है, तो मोस्टली जब कोई चीज़ ट्रैप हो जाता है खुराक की नाली में, जिस तरह बोलस हैं या सिक्का वगैरह, इस तरह कोई भी चीज़ हो, तो हम पीछे की तरफ से नेक को मारते हैं ताकि ये आज़ाद हो जाए या नीचे चला जाए। इसकी वजह यह है कि जो खुराक की नाली है वो डॉर्सल साइड पर है, पीछे वाली साइड पर है, और जो हवा की नाली है वो इससे फ्रंट साइड में है। अगर खुराक की नाली इससे फ्रंट में होती तो फिर गला दबाने से आसानी से मौत वाक़या नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये फ्रंट सेक्शन है। इसके बाद पीछे फिर खुराक की नाली है जो हम एसोफेगस कहलाते हैं। इसके बाद द ग्लॉट इज गार्डेड बाई अ लिड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिग्लॉट्स। अब ग्लॉट्स के ऊपर जो है उसने उसको गार्ड किया है, कवर्ड किया है स्ट्रक्चर ने, और वो हम एपिग्लॉट्स कहलाते हैं। बाद में हम पिक्चर में ये वादिह करेंगे। अच्छा, अब आते हैं द लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया। जहाँ पर लैरिंग्स ख़त्म होता है वहाँ पर अब ट्रैकिया स्टार्ट होगा। ट्रैकिया का दूसरा नाम हमारे पास वाइड पाइप है। ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है। इसमें कार्टिलेज होते हैं। कितने होते हैं? 16 से लेकर 20 इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज इसमें क्यों होते हैं? ट्रैकिया में कार्टिलेज इसलिए होते हैं क्योंकि ये काफ़ी एक लेंथी स्ट्रक्चर है जो लैरिंग से स्टार्ट होता है और हमारे लंग्स तक होता है ये। ठीक है, तो अगर इसमें कार्टिलेज के रिंग्स नहीं होते तो ये कोलेप्स हो जाता। फिर इसमें हवा का जो मूवमेंट है या हवा का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये उसमें इंतहाई मुश्किल से हो जाता है या कम्प्लीटली ये ब्लॉक हो जाता। ठीक है, तो ओपन रखने के लिए कुदरत ने इसमें जो है वो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग वो रखे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये ट्रैकिया जो हैं इसमें भी हवा गर्म हो जाती हैं, उसमें नमी शामिल हो जाती हैं, और इसके अलावा वो पेल्टर भी हो जाती हैं क्योंकि इसमें के इंटरनल वाल्स पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उससे म्यूकस की कंटिन्यूसली सिक्रेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैकिया का जो इंटरनल सरफेस हैं वो सिलिएटेड है। क्या चीज़ है? वो सिलिएटेड हैं, तो उसमें छोटे छोटे सिलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं,
और वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। तो जो बैक्टीरिया आए हैं, जो जर्म्स आए हैं वहाँ पर ट्रैप हुए हैं, तो सीलिया की मूवमेंट्स की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आते हैं। या तो वो हम सोलो करते हैं, जो बलगम होता है तो वो स्टमक में चला जाता है, वहाँ पर वो डिग्रेड या ख़त्म हो जाता है, या जो है वो बॉडी से आउटसाइड में आता है। तो रोज़ाना जो है तकरीबन एक कप जो होता है, नॉर्मल जो कप होता है, बड़ा भी नहीं और इतना छोटा साइज़ भी नहीं, एवरेज दरमियान साइज़ का जो कप होता है, तो एक दिन में जो है एक इंसान तकरीबन एक कप जो है उतनी मकदार में वो ये बलगम या ये म्यूकस जो है ये सिक्रेट होता है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। पर ये हम नोट नहीं करते, ठीक है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इतना ये सिक्रेट होता है और ये हम सोलो करते हैं, ठीक है। और ये चला जाता है स्टमक में, फिर वहाँ पर इसकी एसिड्स की वजह से इसकी और डिग्रेडेशन होती है, जो माइक्रोब्स या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली बात थी ट्रैकिया की। यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो चीज़ें वही चीज़ें दोबारा कुछ वो वाज़ेह की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से ये नोज़ हैं, नोज़ के अलावा जो है ये टंग हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने डॉट बनाए हैं। ये ट्रैकिया है जिस पर हमने अभी फाइनली बात की, ठीक है। ये पेरिंग्स हैं। यहाँ पर सिन्यूसिस एक नया वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है आपके लिए। तो सिन्यूसिस हमारे पास क्या चीज़ है? सिन्यूसिस हमारे पास ये होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम में। तो सिन्यूसिस हमारा जो स्कल होता है, इस और हमारे खोपड़ी और पेश के दरमियान छोटे छोटे पोर्स होते हैं, नंबर में 4 होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जिसकी डिस्कशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये लंग्स की बात उन्होंने की है, तो हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ब्रोंकस को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वाज़ेह करते हैं। ब्रोंकस हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जब ट्रैकिया यहाँ पर आती है तो ट्रैकिया डिवाइड होती है 2 हिस्सों में, एक राइट लंग्स में तक जाता है, दूसरा लेफ्ट में जाता है। तो ये दोनों कंबाइनली ब्रोंकी कहलाते हैं और ये सिंगुलर जो है ये ब्रोंकस हैं। ये जो पाइप है यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर जब ये ब्रोंकस जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं, रिडिवाइड होते हैं, तो एंड सो ऑन। तो जब ये इंतहाई छोटे साइज तक पहुँच जाते हैं, उसी लेवल पर फिर हम इसको ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिए ये ब्रोंकस जो होते हैं या ये जो ब्रोंकी हैं, इसमें भी ब्रोंकी या ब्रोंकस, इसमें भी कार्टिलेजिनियस जो है वो रिंग्स होते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं होते। तो यहाँ तक हमारे पास एयर पैसेजवे में जो पहला पोर्शन था इसकी हमने यहाँ पर बात की। दूसरा हमारे पास अब यहाँ पर है लंग्स। द लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। सीने में यहाँ पर लंग्स होते हैं। नंबर इसका कितना है? नंबर में ये 2 होते हैं। जो राइट लंग्स होता है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और जो लेफ्ट है ये साइज में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। पोजीशन भी इसका थोड़ा सा एक दूसरे से चेंज है। इसकी वजह यह है कि लेफ्ट साइड पर हर्ट होता है तो उसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसके बरक्स हमारे पास राइट साइड में वो नहीं है। इसके बरक्स अगर आप सोचें कि जो ब्रोंकस की हमने बात किया, जो ब्रोंकी होते हैं ये राइट साइड का जो ब्रोंकी है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, ठीक है, वर्टिकल में सॉरी। और मोस्टली ये राइट साइड का जो ब्रोंकस है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर इस तरह हो जाए कि ज़्यादातर बच्चों के केसेस याद आते हैं कि वो कभी वो कॉइन जो होता है, सिक्के जो होते हैं या इस तरह छोटे साइज़ के जो खिलौने होते हैं वो मुंह में डालते हैं तो वो कभी कभार वो सॉलो हो जाता है, ठीक है। तो 80% हमारे पास 80% ये चांसेस होते हैं कि ये हमारे अगर लंग्स लेवल तक वो आते हैं तो वो ये राइट लंग्स में आएगा, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या जितने भी बीमारियां हैं उसमें 80-70 से लेकर 80% तक चांसेस होते हैं कि आपका राइट साइड का लंग्स इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो इसका वजह यह है कि वहाँ पर जो ब्रोंकस है उसका डायमीटर ज़्यादा है तो वहाँ पर चीज़ें आसानी के साथ जा सकते हैं। उसका पोजीशन भी ऐसा है कि उसमें चीज़ें आसानी के साथ जा सकते हैं,
ठीक है। और इसके बरक्स जो लेफ्ट साइड है, सो इट डजंट मीन दैट कि वहाँ पर कोई, पर उसका जो ब्रोंकस है, लंग्स को जो मेन कनेक्शन है ट्रैकिया से, वो थोड़ा सा साइज में नैरो है एज कम्पेयर टू द राइट वन, और वो उसका पोजीशन इस तरह है कि उसमें चीज़ें उतनी आसानी से नहीं जा सकती जिस तरह राइट में वो जा सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो लंग्स होते हैं और वो चेस्ट वाल ने इनक्लोज किया है, मीन दैट दे आर कवर्ड बाय द चेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लंग्स। ठीक है, लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और वो कहलाता है डायफ्राम। अब डायफ्राम का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है ब्रीथिंग प्रोसेस में, वो कॉमन ब्रीथिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे। लंग्स के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है, हर एक लंग्स के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है और वो डबल मेम्ब्रेन कहलाता है फ्लूरा। तो मेम्ब्रेन के दो सरफेस हैं और इन दो सरफेस के दरमियान जो स्पेस होता है वो प्लूरल स्पेस कहलाता है, और इनके दरमियान जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूरल फ्लूइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और उन फ्लूइड का मकसद क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, वो एज ए लुब्रिकेंट काम करते हैं और वो हार्ट की एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन है उसमें ये क्या करते हैं, हार्ट को मदद प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आसानी प्रोवाइड करते हैं। अब टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि किस तरह हम सांस लेते हैं और किस तरह हम गैसेस या सांस जो है वो गैसेस इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर ले आते हैं। ब्रीथिंग के प्रोसेस में दो फेजेस हैं, एक फेज में हम हवा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, दूसरे फेज में हम हवा को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देते हैं बॉडी से। तो इंस्पिरेशन वो फेज है जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा लेते हैं, मतलब सांस लेना। सांस लेने का जो पेस है ये इंस्पिरेशन है। ठीक है, एंड लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपिरेशन, और फिर जो गैसेस है वो बाहर ले आना हमारे पास क्या है, वो एक्सपिरेशन है। ठीक है, इसके बाद दी टू ये जो दो पेजेस हैं ये कंटिन्यूसली होता है, मतलब एक्सपिरेशन होता है तो फौरन फिर इंस्पिरेशन होता है, फिर एक्सपिरेशन होता है, फिर इंस्पिरेशन होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली इस तरह रहता है, एक पेज फिर इसके बाद दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा। ठीक है, अच्छा कब हवा जो है वो लंग्स में जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, कब हवा जो है वो लंग्स से बाहर आ सकती है, तो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर। ठीक है, देखिए अगर आपके लंग्स में इनसाइड प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो आपके लंग्स से हवा बाहर आएगी एनवायरनमेंट में। पर अगर आपके लंग्स में प्रेशर कम है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा आती है आपके लंग्स में। तो जहां पर प्रेशर कम है वहां पर हवा का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है इसमें, तो इंस्पिरेशन के दौरान चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती हैं तो लंग में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं पॉइंट, कि जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती हैं तो इसकी इंक्रीजमेंट की वजह से लंग में प्रेशर क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और इनके दो वजूहात हैं कि चेस्ट कैविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला, द मसल ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट so it become flattened instead of the dumped shape। जो डायफ्राम का अपना शेप है वो डम्प्ड शेप है। तो जब इनके मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो डायफ्राम का शक्ल प्लेट हो जाता है, ये फ्लैटेंड शक्ल इख्तियार करता है। इसी वजह से लंग्स क्या हो जाते हैं, वो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा रीजन, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल वो मसल्स होते हैं जो हमारे रिब्स के दरमियान होते हैं, बिटवीन द रिब्स जो होते हैं। ठीक है, तो जब वो मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो रिबकेज है, जो हड्डियों का पिंजरा है यहाँ पर हमारे चेस्ट में, ये एक्सपेंड हो जाता है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स में हमारे पास प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इज अ रिजल्ट अब इसी दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम है, तो इंस्पिरेशन के दौरान गैसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है,
जो डायफ्राम के मसल है वो रिलैक्स हो जाता है तो ये वापस अपने डम शेप में आता है। इसी वजह से जो है इसके अलावा दूसरा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं तो जो रिब्स होते हैं ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है या लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसीलिए एक्सपिरेशन के दौरान गैसेस हमारे लंग्स से आते हैं बाहर की एनवायरनमेंट में। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो हमने एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर फिर ये आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। द लास्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स या गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। गैसेस हम किस मकसद के लिए लेते हैं? हम इस मकसद के लिए लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है और फिर ऑक्सीजन की वजह से हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो जब गैसेस आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में या माउथ में, फिर इसके बाद पेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंक्यूल्स में और फाइनली हमारे पास जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं अल्वेलाई, फिर अल्वेलाई तक आते हैं। तो यहाँ पर ये बाल शेप स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। ये इसके ऊपर दो तरह के जो है रगे हैं, ब्लड वेसल्स हैं। एक हमारे पास आर्टरियोल्स हैं और दूसरा हमारे पास वेन्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह देख सकते हैं कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात हो रही है। ठीक है, तो जब गैसेस अल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। और जो हमारी यहाँ से अब जो ऑक्सीजन वहाँ पर गया है वो ऑक्सीजन अब क्या करेगा, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है हमारे लंग्स में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो अल्वेलाई में होता है। ठीक है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं आर्टरियोल से फिर वो मूव करते हैं आर्टरीज में, फिर मेजर आर्टरी में और फिर जो है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो वेन्यूल्स हैं फिर ये बाद में बड़े वेन्स, इसके बाद ये ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आती हैं। फिर हार्ट क्या करता है, दोबारा बॉडी पार्ट से ये दोबारा पंप करता है लंग्स की तरफ, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करता है। ठीक है, फिर लंग्स से दोबारा ब्लड आती है हार्ट में और फिर तमाम बॉडी तक सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो हमारे पास अल्वेलाई में होता है। अल्वेलाई हमारे पास छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली उसी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके बाद ये एक जर्नल स्केच है जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, बुक वाला नहीं है, इससे भी आप पार्ट्स को थोड़ा सा वाज़ेह देख सकते हैं। डायफ्राम भी इसमें क्लियर है, इसमें जो मेम्ब्रेन है राइट और लेफ्ट लंग्स की बात है। ठीक है, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, टंग, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, ग्लॉट्स, एपिग्लॉट्स वगैरह तमाम चीज़ें इसमें शामिल है, तो आप ये इससे देख सकते हैं। होम असाइनमेंट आपके लिए इस क्लास में ये होगा कि राइट एंड मेमोराइज पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे के जितने पार्ट्स हैं और हर एक के अलग अलग फंक्शन हैं, तो आपको वो राइट भी करना है और मेमोराइज भी करना है इस लेक्चर से। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा, कमिंग क्लास में फिर डिटेल के साथ और पढ़ेंगे।